गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू नवजीवन गढ़साना यूट्यूब चैनल। आज अपने कक्षा 6 से एनसीईआरटी की बुक शुरू करने जा रहे हैं। सभी लोगों के ये काम आने वाली बुक है। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री से शुरू करते हैं और कोशिश रहेगी कि थोड़े समय में ज़्यादा कुछ करवा पाएँ। तो आप लोग ज़रूर समझें और एक सप्ताह बाद आपका टेस्ट होगा। उस टेस्ट में आपके मार्क्स देखे जाएंगे और सभी के लिए ये चीज़ लागू रहेगी और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट समझ सकते हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा हिस्ट्री का, क्या, कब और कहाँ और कैसे। यानी जो कहाँ हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, इन चीज़ों के जब अपने सवाल ढूंढने लग जाते हैं तो देखिए उसको खोजबीन करनी पड़ेगी। भाई पहले क्या था, फिर ये ऐसी घटना हुई, कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, ये सब पता हमें हिस्ट्री से, इतिहास से चलता है। तो देखिए कैसे पता लगाएं, पहली हेडिंग है हमारी कैसे पता लगाएं। अगर आपको कल की घटना जाननी हो, मान लीजिए आप कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, तो आप रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं, या आप अपने किसी साथी से भी पूछ सकते हैं। तो वहां से हमें इस चीज की जानकारी मिल जाती है। लेकिन अगर हम अतीत के बारे में, अतीत होता है पीछे के समय के बारे में, अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी हो तो कैसे करेंगे, अब इसी के ऊपर अपने को चर्चा करनी है। अतीत, बीता हुआ समय। और हम जब सोचेंगे कि उस समय पहले किस प्रकार से लोग रहते थे, क्या करते थे, पुराने जमाने में जो है अखेटक, अखेटक होते शिकारी, शिकार करके खाने वाले, पशुपालक, किसान, व्यापारी, शिल्पकार, संगीतकार, इन सब के बारे में आपने अपने परिवार से, दादा से, कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था, उस समय इस तरह से पानी भर के लाते थे, या हम इस तरह से सामान बेच के लाते थे, या बाजार से इस प्रकार से हम सामान खरीद के लाते थे। ये आपने जरूर सुना होगा, या फिल्मों में देखा होगा, या नाटकों में देखा होगा। तो इस प्रकार की जानकारी प्रत्येक जो स्टूडेंट है वो जानने का प्रयास करता है। तो आज हम इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। हमारा है लोग कहाँ रहते थे, यानी पुराने जमाने में। अब आप देखिए, आपको अगर घर बनाना हो तो आप कहाँ बनाओगे घर, जहां पानी की सुविधा होगी, लाइट की सुविधा होगी, वहीं घर बनाओगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, पुराने समय में भी अगर आप देखेंगे तो नर्मदा नदी, नदी पानी बहने वाली, आपको पता है रिवर्स। तो कई लाख वर्ष पुरानी अगर अपने बात करें तो लोग नदियों के किनारे रहते होंगे और रहे भी हैं, क्योंकि जल ही जीवन है। बिना जल के, बिना वाटर के जीवन ही संभव नहीं है। तो प्रारंभ में लोग नदियों के तट पर रह रहे थे। उसमें से कुछ लोग कुशल संग्राहक थे, कुशल संग्राहक थे। जो कुशल संग्राहक वो होते हैं, पुराने समय में लोग नदियों के किनारे रहते थे, वहीं से ही अपना भोजन संग्रह करते थे। विशाल प्राकृतिक संपदा थी। देखिए जो नदियां होती हैं उनके किनारे पेड़ पौधे थे, वहीं से ही अगर आप जानवर का शिकार करते हैं तो वो भी आपको वहीं से मिलेंगे। अगर आपके वनस्पति का भोजन या जड़ या फल ये सब प्राप्त करते हैं तो वो भी नदियों के किनारे मिलते थे। तो इस प्रकार से नर्मदा नदी के किनारे जो है अपना जीवन शुरू किया, जो लाखों वर्ष पहले। और वहीं से लोग शिकार करते थे, आखेट करते थे। स्टूडेंट, उसके बाद आता है हमारा उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरदर पहाड़ियां, और उत्तर पूर्व की गारो तथा मध्य भारत में विंध्याचल पहाड़ी। दो भाग हैं। देखिए जो हमारी सुलेमान और गिरदर पहाड़ियां, ये देखिए आप स्टूडेंट्स, ये वाली चीज होगी। और पूर्व में गारो, मध्य भारत में ये वाला भाग हो गया। तो देखिए दो क्षेत्रों की बात कर रहा है। तो देखिए इस क्षेत्र में जो सुलेमान और किरदर पहाड़ियों के क्षेत्र की बात करें तो वहां पर गेहूं जैसी, जौ और गेहूं जैसी उपजाऊ फसलें होती थी, भेड़ बकरियां,
गाय ये पालतू पशु होते थे। इस क्षेत्र की बात करते हैं अगर अपने, और अगर अपने जो बात करें पूर्व की, तो पूर्व में देखिए स्टूडेंट्स, जो उत्तर और पश्चिम की सुलेमान और किरदार पहाड़ियों वाला है, वहां पर गेहूं और जौ, कौन सी फसल हो रही है, गेहूं और जौ हो रही है। जबकि पूर्व की गारो और मध्य भारत की विंध्याचल पहाड़ियों क्षेत्र है, वहां पर चावल मुख्य रूप से उगाया जाता है। और वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। कहां पे स्थित है, विंध्या के उत्तर में स्थित है। ये देख लीजिए गारो पहाड़ियों वाला क्षेत्र, और ये दोनों आपको मैप के अंदर याद रखने पड़ेंगे। इसके अलावा आपने अभी अभी जो पढ़ा था स्टूडेंट, ये अभी अभी आपने जो नर्मदा नदी, ये देख लीजिए भारत के मैप के अंदर नर्मदा नदी, ये क्षेत्र है नर्मदा नदी का, ये वाला। तो नर्मदा नदी हो गई। अब अगर आपको राजस्थान की बात आ जाए तो ये थार का मरुस्थल हो गया, ये हिमालय हो गया, ये व्यास, चंबल, झेलम, ये पंजाब एरिया में जो हमारे पास इधर है, ये वो पंजाब एरिया की नदियां होगी। मुख्य मुख्य अपने देख रहे हैं, महानदी जो बंगाल का शोक भी कहते हैं, ये रही। और अगर अपने अरब सागर, ये भारत के इस साइड के, यानी दक्षिण पश्चिम साइड में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ये थोड़ा सा अगर आप देख लें तो आपके लिए ठीक होगा। कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, ये बहाव क्षेत्र हो गया, कावेरी नदी। तो ये थोड़ा सा मैप भी अपने आप लर्न करेंगे। स्टूडेंट देखिए, सिंधु और उसकी सहायक नदियां। अब सबसे पहले क्वेश्चन हमारा ये आता है कि सहायक नदियां किसे कहते हैं। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, यानी जो छोटी छोटी नदियां एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं या निकलती हैं, उन्हें सहायक नदियां कहते हैं। और इसी प्रकार गंगा और उसकी सहायक नदियों की अगर अपने पता लगाएं तो नक्शे में देखेंगे, मगध के बारे में भी अपने जानेंगे। मगध एक प्राचीन काल का जो राज्य था, जो वर्तमान में बिहार में है। यहाँ के शासक बहुत ही शक्तिशाली थे, विशाल राज्य था, और देश के अन्य हिस्सों में ऐसे राज्य की स्थापना की गई। यानी मगध एक विशाल स्टेट था और वहां का राजा शक्तिशाली था, और अन्य स्टेटों पर इन्होंने कब्जा भी किया। और अगर अपने इधर देखिए मानचित्र की बात करें तो दक्षिणी एशिया, तो दक्षिणी एशिया में कौन कौन से देश आएंगे, देखो भारत, पाकिस्तान, यानी भारत के पड़ोसी देश जितने भी हैं, चीन, म्यांमार, ये सारे के सारे दक्षिणी एरिया का क्षेत्र है। देखिए स्टूडेंट्स, ये सारा का सारा दक्षिणी एरिया का क्षेत्र है अगर आप देखेंगे। और दक्षिणी एशिया का जो भाग है, इसको छोटा महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, छोटा महाद्वीप कहते हैं। अब महाद्वीप की उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप की क्या कहते हैं, जिसमें उपमहाद्वीप कहते किसे हैं, ये हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि उपमहाद्वीप किसे कहेंगे। उपमहाद्वीप किसे कहा जाता है, ऐसा एरिया जो उसमें विविधता पाई जावे, पहाड़, रेगिस्तान, नदियां, सभी प्रकार की विभिन्नताएं प्राप्त होती हैं, तो उसको एक प्रकार से महाद्वीप के अंदर सभी विभिन्नताएं पाई जाती है, उसको महाद्वीप कहते हैं। और भारत को भी उपमहाद्वीप कहते हैं, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल विस्तार विशाल है, यहाँ की प्रकृति, यहाँ की नदियां, ये सब विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती हैं, इसलिए भारत को भी उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। तो अब अपने उपमहाद्वीप की बात चल रही है स्टूडेंट्स। सदैव उपमहाद्वीप एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा करते थे। वहां पर पहाड़ पर्वत भी थे, पहाड़, रेगिस्तान, नदियां थी। यहां से यात्राएं करने बड़ी मुश्किल वाली, जोखिम पूर्ण होती थी। तो इन लोग क्यों जाते थे, काम की तलाश में जाते थे, भोजन की तलाश में जाते थे, और अनेक प्राकृतिक आपदाएं भी आती थी। अब यात्राएं क्यों करनी पड़ती थी, भोजन की तलाश के लिए यात्राएं करनी पड़ती थी। इसके अलावा अगर अपने बात करें, सेना उस समय जो स्टेट होते थे वो दूसरे स्टेट पर कब्जा करने के लिए भी इस प्रकार की यात्रा करते थे। व्यापारी मूल्यवान वस्तुओं के स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए यात्रा करते थे। तो इस प्रकार से लोग उस समय जो एक महाद्वीप में विभिन्न क्षेत्रों पर यात्राएं भी करते थे, और यात्राएं भी बहुत ही जो
मुश्किल वाला काम होता था। वर्तमान में यात्राएं करना बड़ा मुश्किल वाला काम नहीं है, क्योंकि वर्तमान में तो ऐसे साधन आ चुके हैं जिससे हम तुरंत यात्रा कर सकते हैं। जैसे बॉम्बे जाना है भैया, ट्रेन से चले जाओगे, बस से चले जाओगे और प्लेन से चले जाओगे। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, देश का नाम, भारत का नाम कैसे पड़ा। प्राय इंडिया, भारत जैसे नामों का प्रयोग किया जाता है। इंडिया यानी इंडिस से निकला है। इंडिया शब्द है इससे निकला है, इंडिस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ध्यान रखें, इंडिया इंडिस से निकला है और संस्कृत में इसे सिंधु कहा जाता है। और देखिए, जो उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानी सिंधु और हिंदोस इंदोस शब्दों का प्रयोग किया, और जो पूर्व स्थित भूमि को इंडिया नाम से कहा जाने लगा। देखो, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम हो गया हमारा। देखिए, ध्यान से देखें, अफगानिस्तान की तरफ। तो यहां से जो लोग आए, ईरानी और यूनानी लोग आए, वो इस क्षेत्र को, सिंधु को हिंदोस और इंदोस के नाम से, और इसके पूर्व की भूमि, पूर्व में इंडिया के नाम से कहते थे। भरत का प्रयोग यानी भारत का प्रयोग, भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक समूह ने किया। देखो, दो शब्द हो गए, एक तो भरत और एक इंडिया। इंडिया शब्द के बारे में ऊपर आ गया। इंडिया जो है ईरानी और यूनानियों ने सिंधु क्षेत्र को इंदौस के नाम से हुआ और पूर्व में इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाला एक समूह के लिए किया जाता था, और ये इसका उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है? संस्कृत के प्रारंभिक ऋग्वेद में इसका। स्टूडेंट, अगला वर्ड है हमारा पांडुलिपि। पांडुलिपि जो पुराने जमाने में कागज तो था नहीं, तो लोग पेड़ के या पीपल के पत्तों के ऊपर जो लिखते थे, अपने ये जो हाथ से उनके ऊपर जो लिखा जाता था वो पांडुलिपि होती थी। देखिए, वे ये पुस्तकें हाथ से लिखी जाने के कारण पांडुलिपि कही जाती, यानी पुराने जमाने में जो पुस्तकें थी उनको लिखने के लिए हाथ से उनके ऊपर जो लिखा जाता, पांडुलिपि थी। अंग्रेजी शब्द के पांडुलिपि के मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्यू का मतलब होता है हाथ से, खुद हाथ से निकला हुआ। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़ पत्थर और हिमालय से उगने वाले ब्रुज नामक पेड़ की छाल के विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अब आपको पांडुलिपि, जो हमारी पढ़ने और लिखने की जो लिपि है, वो ताड़ के पत्थरों के ऊपर, हिमालय क्षेत्र में कौन सा पेड़ है भाई? ब्रुज नामक पेड़ की छाल के ऊपर या भोजपत्र पर लिखी जाती थी। जैसा कि आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं, ये उसका एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार की लिपि को पांडुलिपि कहते थे। अगर अपने स्टूडेंट अभिलेखों की बात करें, तो ऐसे अभिलेख पत्थरों के ऊपर, जो आपके बर्तनों के ऊपर कठोर सतह पर भी उत्कीर्ण छपे हुए, लिखे हुए, जैसा कि ये चित्र में आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार से आप भी बर्तन लेके आते हो, कई बार आपकी दादी माँ, जो मम्मी है, बर्तन के ऊपर अपना नाम लिखा के लाते हैं। पूरा रिवाज था, आजकल तो नहीं है, गाँवों में तो अभी भी एक थाली ली ताकि वो इधर उधर गुम नहीं हो। तो ये चीजें जो अभिलेखों का उत्कीर्ण है, कठोर वस्तुओं पर, कठोर धातुओं पर भी किया जाता था। पुराने समय में राजा अपनी लड़ाइयों के बारे में, अपनी विजयों के बारे में भी इन चीजों के ऊपर लिखते थे। अब इनकी क्या क्या कठिनाइयां थी। ऐसी लिपि के देखो संभाल कर रखना मुश्किल था, ठीक है, कठोर बहुत होती थे, लिखवाया जाना कठिन था। ये बहुत सारी समस्याएं आती हैं। अगर अपने अभिलेखों की बात करें, तो देखिए, 2250 वर्ष पुराना अभिलेख वर्तमान में अफगानिस्तान कंधार से प्राप्त हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, अभिलेखों को अशोक नामक शासक ने, किसने? अशोक नामक शासक ने, अशोक नाम शासक ने इसको उत्कीर्ण करवाया था। और
इसके जो अक्षर है वो मिलते हैं। अगर आपने देखिए बात करें स्टूडेंट्स, प्राचीन नगर के पात्र है, जैसे ये घड़ा बना हुआ है आप देख रहे हैं, कुछ ये सिक्के हैं, ये सब खुदाई के द्वारा छानबीन से प्राप्त हुए हैं स्टूडेंट्स। और इसके अलावा अगर अपने बात करें तो पुराने जो हमारे पुरातत्वविद है वो चिड़ियों, मछलियों, हड्डियों, इन सब के द्वारा ढूंढते हैं, उनके अवशेषों से ही कैसी रही होगी, क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे, इसके बारे में जानकारी मिलती है। स्टूडेंट, एक शब्द आया इतिहासकार। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं और स्रोतों से प्राप्त अतीत के बारे में बहुत रोचक हो जाता है और उनकी सहायता से वो पीछे के जानकारी लेते हैं, एक प्रकार से जासूस की तरह काम करते हैं ये। और इनके स्रोत क्या हैं? पांडुलिपियां, अभिलेख, पुरातत्व से जो भी पहले जानकारी मिली है, ये सब इतिहासकारों के स्रोत है। यानी जो हमारा इतिहासकार है, हिस्ट्री से संबंधित जो इतिहासकार है, जो इन स्रोतों से जानकारियां लेकर लोगों को बताते हैं, सूचनाएं जारी करते हैं, क्या रहा होगा, कैसे रहा होगा, तो ये सब चीजें किससे मिलती है? इनको पांडुलिपियों से, अभिलेखों से, पुरातत्व से, इनसे इनको जानकारी मिलती है और इसी के आधार पर वो आगे अपनी बात रखते हैं। अब अतीत से क्या मिलता है भैया? अलग अलग समूह के बारे में जानकारी मिलती है, किस प्रकार का उनका जीवन यापन था, क्या था क्या नहीं, उसके बारे में पूरी अलग अलग जीवन का, व्यापारी, रीति रिवाज, परंपराएं, ये सब चीजें हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। विपरीत शहरों में क्या खाद्य आपूर्ति होती थी, किस प्रकार का लोगों का जीवन था, ये सब मिलती है। अलग अलग शासक भी अपना लेखा जोखा रखते थे, जो राजा लोग थे वो भी अपना लेखा जोखा रखते थे, किस प्रकार उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, किस प्रकार के पशु रखते थे, क्या उनका, कितनी उनकी आमदन थी, क्या थी, इस चीज़ के बारे में भी अतीत का जब अपने अध्ययन करते हैं तो उनके बारे में जानकारी मिलती है। स्टूडेंट, अगर अपने तिथियों की बात करते हैं तो तिथियों के बारे में हमारे देखिए इस पुस्तक में 2000 आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान की पूर्व तिथियों का उल्लेख है। यानी 2000 वर्ष, 2000 वर्ष इसी तरह का कोई वर्ष होगा जैसे इसकी गणना ईसा धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। यानी इससे पहले की जो भी होगी वो ईसा पूर्व होगी और इस तिथि के जन्म के बाद का होगा वो ईसा बाद होगा। तो ये दो टॉपिक है हमारे, ईसा पूर्व और ईसा बाद, तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना। स्टूडेंट, तिथियों और इतिहास के बारे में अगर अपने बात करें तो उसके लिए मैं आपको बताऊं, ये इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। बीसी हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं, इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व होता है। इसी प्रकार एडी, एडी होता है जो आपका ईसा मसीह के जन्म वर्ष को कहते हैं और इसको एनो डामनी भी कहते हैं। इस प्रकार ये तीन शब्द हैं, इन तीन शब्दों के बारे में जरूर आप ध्यान रखें। एडी, सीई, बीसी, बीसीई। तो सीई प्रयोग कॉमन हो गया, एक आफ्टर, बिफोर और वो जन्म वाला वर्ष। तो इन चीजों के बारे में आपको याद रखना है। स्टूडेंट, अगर अपने बात करें, कुछ क्वेश्चन है। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, कृषि का प्रारंभ, तो देखिए 8000 वर्ष पूर्व, ये जो हमारा वर्तमान है 2000, ये उससे 8000 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। सिंधु सभ्यता का प्रारंभ 4700 वर्ष पूर्व, गंगा घाटी का, मगध राज्य का 2500 वर्ष पूर्व। तो सुमेलित कीजिए, नर्मदा घाटी, आखेट और संग्रह की जगह, मगध ये पहला बड़ा राज्य है, गारो की पहाड़ियां जहां पर शुरुआत में कृषि की जाने लगी, पाठ के शुरू में आया था ना, सिंधु और उसकी सहायक नदियां ये प्रथम नगर के रूप में कही जाती है। अगला क्वेश्चन है, पांडुलिपियों और अभिलेखों का प्रमुख अंतर क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, पांडुलिपि और अभिलेखों में प्रमुख अंतर क्या है? पांडुलिपियां किस पे लिखी जाती थी भाई? ताड़ पत्रों पर। किस पर? ताड़ पत्रों पर, भोज पत्रों पर पांडुलिपियां लिखी जाती थी। अभिलेख
जो हार्ड चीजों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे, ठीक है, जैसे धातु पर या कठोर धातु पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे, वो अभिलेख कहलाते थे। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। बाकी सभी क्वेश्चनों के लिए अलग से आपको पीडीएफ डाल दी जाएगी, आप वहां से कर लेना। तो ये चैप्टर 1 पूरा हो गया है, क्लास 6। आप इसका अध्ययन करें, बुक के द्वारा पढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद। अगर अच्छा है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें।